जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो जब हम लोगों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कल देखे हैं, उम्मीद है कि आप लोग उसे रिवाइज़ कर लिए होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो प्लीज़ एक बार आप लोग वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो को अच्छे से 2 से 3 बार 4 बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से 1 से 2 सवाल 3 सवाल एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांस हैं कि वो पूछे जाएंगे। और आज भी जो हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये एक जगह पे आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। कई जगह से, कई सोर्स से, कई डॉक्यूमेंट से इन्हें एक जगह पर एकत्रित किया गया है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से रिवाइज करते चलिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल है आज का कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये बोलता है कि राष्ट्रपति सिफारिश जो है फाइनेंस कमीशन के द्वारा किए गए सिफारिश को दोनों ही सदनों के सामने पेश करेंगे। मतलब फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। तो संविधान किस अनुच्छेद में यह बोलता है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेंगे? तो आपके सामने ये 4 आर्टिकल है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है आर्टिकल 281, यानी अनुच्छेद 281 में ये बात बोला गया है कि फाइनेंस कमीशन जब गठन हो जाएगा आर्टिकल 280 के तहत और राष्ट्रपति महोदय को अपनी सिफारिशें देगा, तो राष्ट्रपति उन सिफारिशों को दोनों ही सदनों के सामने पेश करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन सी सिफारिश पर सरकार ने एक्शन लिया है, माना है या नहीं माना है। कारण सहित बताना पड़ता है कि क्यों नहीं माना गया है, क्योंकि वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक निकाय है। तो उसकी बात को नकारना या अपनाना दोनों ही केस में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये जानना सांसदों को और लोगों को भी कि क्यों उसे अपनाया गया या क्यों उसे नहीं अपनाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको फिर भी पता होना चाहिए। फर्स्ट चेयरमैन फाइनेंस कमीशन के कौन थे, यानी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मैक्सिमम लोगों को, आप लोगों को ये पता होगा कि केसी नियोगी इसके पहले चेयरमैन थे। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि आज के समय में टफ क्वेश्चन बन रहे हैं। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपको फर्स्ट 3 जो इम्पोर्टेंट पोस्ट के लोग हैं, पहले कौन संभाले हुए हैं या पहले 2 कौन है, ये पता होना चाहिए। तो पहले तो कोई इसमें डाउट नहीं कि केसी नियोगी जी थे। दूसरे जो चेयरमैन बने हैं फाइनेंस कमीशन के, वित्त आयोग के जो दूसरे अध्यक्ष थे वो के संथानम जी थे। और तीसरे ए के चंदा जी थे, फिर महावीर त्यागी। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के हिसाब से ही ऑप्शंस को यहाँ पर रखा गया है, प्लेस किया गया है। तो फर्स्ट कौन थे? केसी नियोगी जी। दूसरे कौन थे? के संथानम। तीसरे कौन थे? ए के चंदा। हो सकता है आपसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके इस तरीके से 4 ऑप्शन करके और पांचवें में आपसे पूछ दिया जाए नन ऑफ द अबव या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी का। अगला सवाल देखते हैं। किस साल 15th फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया था? इसको ठीक कर लीजिए, 15 नहीं 27 नवंबर को उस साल किया गया था। 15 वित्त आयोग का गठन किया गया था 15 नहीं 27 नवंबर को। ठीक है, ये 15 नवंबर को हटा दीजिएगा। तो सवाल ये है कि किस वर्ष 15th फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया था 27 नवंबर को? किसकी अध्यक्षता में? एन के सिंह जी की अध्यक्षता में। तो ये था साल 2017। तो अगर आप ध्यान देंगे तो 15वां वित्त आयोग 15 फाइनेंस कमीशन का जो गठन हुआ है वो हुआ है 27 तारीख को। ठीक है, 27 नवंबर 2017। ये 15वें वित्त आयोग का गठन इस साल किया गया था। अब देखिए, इसकी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश थी जिसके लिए ये चर्चा में था। इसने बोला कि जो वर्टिकल डिवोल्यूशन आप करेंगे, वर्टिकल डिवोल्यूशन या ऊर्ध्वा, ये जो ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण है, वर्टिकल हिस्सेदारी, इसका मतलब ये है कि केंद्र में जो पैसा बांटेंगे और जो राज्यों के बीच में बांटेंगे, तो ये होता है वर्टिकल डिवोल्यूशन। तो इसने कहा कि 41% जो होगा वो केंद्र जो है राज्यों को, कुल राज्यों को अपना मिलने वाला राजस्व में से 41% ही राज्यों को बांटेगा। किस राज्य को कितना मिलेगा वो हॉरिजेंटल हो गया, वो अलग बात हो गई। लेकिन केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र जो अपने पास आने वाले कुल कर का हिस्सा, कुल कर का हिस्सा, टोटल जो रेवेन्यू आएगा केंद्र के पास, उसका 41% हिस्सा वो राज्यों को बांट देगा। इसके पहले 14th फाइनेंस कमीशन, 14वें वित्त आयोग ने कहा था कि 42% आपको बांटना है राज्यों को। 41% क्यों बोला इसने? क्योंकि इन्होंने ये कहा कि 1% जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए आपको कुछ संसाधन जो हैं केंद्र सरकार को देने होंगे, क्योंकि उन्हें 2 केंद्र शासित राज्य यानी कि यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया था। तो उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, उसमें खर्चा आना था। तो 1% अपने राजस्व का, मिलने वाले राजस्व का हिस्सा केंद्र को खर्चा करना था जम्मू कश्मीर के लिए, और बाकी का 41% सारे राज्यों को बांटना था। किस राज्य को कितना मिलेगा वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम लोग फिर कभी क्वेश्चंस के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे।
ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जल्दी नहीं मिलेगा, प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में पहला स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? यानी उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1994, 1994 में। और देखिए, अभी फिलहाल जो स्टेट फाइनेंस कमीशन को अगर आप देखेंगे तो पांचवा राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ है। अभी 5 ही अपने उत्तर प्रदेश में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। पांचवा जो था वो 2015 में था। और छठवां जो वित्त आयोग है, सिक्स्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन है, छठवां राज्य वित्त आयोग, इसका गठन भी जल्द होना है। तो वो भी देखने वाली बात है कि कब होगा और उसके अध्यक्ष कौन होंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा जानना। अगला सवाल देखिए, यही है, इसी सॉल्यूशन में से ये सवाल बना है कि अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वर्तमान में जो पांचवा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया वो किस वर्ष किया गया था? तो अभी हम लोगों ने देख लिया सन 2015 में। तो 2015 में अंतिम में क्या है? 5। तो ये हमारा हो गया फिफ्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन उत्तर प्रदेश का। और अगर आप देखेंगे इनकी सिफारिशें कब से लागू की जा रही हैं, तो अप्रैल 2000 से 1 अप्रैल 2020 से ये इनकी सिफारिशों को, जो फिफ्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन है यूपी का, उनकी सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। और इसके चेयरमैन कौन है? आनंद मिश्रा जी। तो आनंद मिश्रा जी को जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया? पांचवा। कब से इसके सिफारिशों को लागू किया जा रहा है? 1 अप्रैल 2020। और अब जो वर्तमान के बाद बनेगा वो छठवां राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष को हमें देखना होगा कि कौन बनते हैं, नियुक्त होते हैं। अब ये सवाल देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डिवीजन हो रहा है, फंड्स जो रिलीज़ किए जाते हैं पंचायती राज संस्थाओं के लिए, ये जो उत्तर प्रदेश का फिफ्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन के कहने पर हो रहा है। आपको ये बताना है कि जनसंख्या के आधार पे कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और जो उस पंचायत का क्षेत्रफल है, एरिया है, उसके हिसाब से कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यानी जो पांचवा राज्य वित्त आयोग है उत्तर प्रदेश का, जैसा हमने पढ़ा कि वर्तमान में पांचवा राज्य वित्त आयोग का ही गठन हो रखा है अभी तक, जिसकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से लागू की जा रही है। तो इस राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के लिए जारी अवमुक्त धनराशि का जनपदवार यानी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से विभाजन किस आधार पर किया जा रहा है? तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि पांचवा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। पांचवा राज्य वित्त आयोग बोलता है कि कोई भी पंचायत है, मान लीजिए कि ये पंचायत है, एक पंचायत ऐसा दिखता होगा, एक पंचायत इस तरह से फैला होगा, ये एक पंचायत है, दूसरा पंचायत है, तीसरा पंचायत है। तो किस पंचायत को, हर जिले में जो भी पंचायत हैं, वो किस आधार पे आप पैसे को बांटेंगे? तो जो इनकी जनसंख्या होगी, इसमें मान लीजिए 1 लाख लोग हैं, इसमें मान लीजिए इसमें 10,000 लोग रहते हैं या 3,000 लोग रहते हैं या 6,000 लोग रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर पंचायत में लगभग लगभग अलग अलग आपको जनसंख्या देखने को मिलेगा। हो सकता है किसी में एक हो, लेकिन अलग अलग देखने को मिल रहा है। तो पांचवें राज्य वित्त आयोग का ये कहना था कि जनसंख्या जहाँ पर है उसके हिसाब से 90% फंड रिलीज करिए और 10% हिस्सा रखिए उसकी एरिया का। तो यानी कि ज़्यादा तवज्जो किसको दिया जा रहा है? 90% तक जो आप फंड देंगे उसको, वो उसकी जनसंख्या को देंगे, और 10% जो फंड देंगे उस पंचायत को, वो उसके एरिया को, क्षेत्रफल को देखकर आप देंगे। तो यही सवाल था और यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा ए, 90% जनसंख्या के आधार पर और 10% क्षेत्रफल के हिसाब से। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का जो पांचवा स्टेट फाइनेंस कमीशन बना, उसकी सिफारिशों के हिसाब से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच में कुल जो राज्य पैसा आवंटित करेंगे, फंड्स को देंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, राजस्व को भेजेंगे, वो किस हिसाब से आपस में डिवाइड होना चाहिए, किस अनुपात में एक डिवाइड होना चाहिए। तो मतलब सिंपल सा ये कहना है कि राज्य सरकार जो हर 100 रुपया इन पंचायतों को देगी, उसमें से जिला पंचायत को कितना मिलेगा, क्षेत्र पंचायत को कितना मिलेगा और ग्राम पंचायत को कितना मिलेगा। तो इसमें जिला पंचायत की हिस्सेदारी होगी 15 रुपये हर 100 रुपये में। जो राज्य सरकार के द्वारा पैसा भेजा जाएगा इन पंचायतों को, तो जिला पंचायत को मिलेगा 15 रुपये कार्य करने के लिए, क्षेत्र पंचायत को मिलेगा 15 रुपये और ग्राम पंचायत को मिलेगा बाकी बचा हुआ 70 रुपये। और यही हमारा अनुपात है, रेशियो है 15:15:70। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को ध्यान से देखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। जो भी फंड्स हर साल इन रूरल बॉडीज़ को ट्रांसफ़र किए जाएंगे रियकरिंग एक्सपेंडिचर के लिए, रियकरिंग एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, रियकरिंग का मतलब होता है दोहराना, तो वो खर्चा जो बार बार होना ही है साल में, हर साल, जैसे कि जो ये पंचायती राज संस्थाओं में चुने गए प्रतिनिधि हैं, जिनको भी आप चुनते हैं पंचायती राज संस्थाओं में, इनकी ट्रेनिंग के लिए, इनका अगर कहीं टूर हुआ, इनको अगर हमें रिसर्च के लिए कहीं भेजना है, इनके डेवलपमेंट के लिए
इनके जो चुने गए प्रतिनिधि हैं इन पर जो खर्चा किया जाएगा, इनके ट्रेनिंग पर, इनकी पढ़ाई पे, वो हर साल खर्चा होता है। तो ये जो हर साल खर्चा होता है, ये जो पैसे भेजे जा रहे हैं पंचायती राज संस्थाओं को, ये कुल फंड का, भेजे गए फंड का कितना प्रतिशत हिस्सा होगा जो कि इनकी पढ़ाई, इनके ट्रेनिंग पे खर्चा किया जाएगा, यही सवाल है। तो वो जितने भी फंड्स राज्य सरकार भेजेगी पंचायतों के नाम पर, उसका 0.15%, 0.15% हिस्सा इनकी पढ़ाई, इनकी ट्रेनिंग, इनके टूर पे खर्चा किया जाएगा। यही सवाल है। देखिए अब हिंदी में, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण, अध्ययन, भ्रमण, शोध तथा प्रशिक्षण संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक आवर्ती व्यय, मतलब वो आवर्ती मतलब बार बार रिपीट होने वाला वो व्यय जो इनके ऊपर खर्चा होना ही है, आवर्ती व्यय के लिए ग्रामीण निकायों हेतु प्रति वर्ष संक्रमित किए जाने वाली धनराशि में से राज्य स्तर पर पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हेतु कितनी प्रतिशत धनराशि मात्राकृत की जाएगी, तो वो होगी 0.15% धनराशि। अगला सवाल देखिए, किस सिद्धांत पे, किस रेशियो में, ठीक है, किस रेशियो में टोटल फंड जो ग्राम पंचायत को जिले में बांटे जाएंगे उसमें से मैक्सिमम परसेंटेज वेटेज दिया जाएगा जनसंख्या को और बाकी का दिया जाएगा SC ST ट्राइबल पॉपुलेशन को। देखिए कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, इसका मतलब समझिए। राज्य जो है वो पंचायतों को पैसा आवंटित कर रही है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या है, लोग वहां पर रहते हैं, SC ST लोग रहते हैं। अब यहाँ पर ये हो रहा है बात कि राज्य सरकार जब पैसे आवंटित करेगी पंचायतों को, तो कितना ध्यान रखेगी कि ये पैसा जनसंख्या को देखकर देना है और ये पैसा वहाँ पर रह रहे SC ST लोगों को देखकर देना है। तो 90% जो फंड होगा वो उस गांव की जनसंख्या को देख कर दिया जाएगा। उसमें जो तवज्जा होगा, वजन होगा, वो 90% फंड में वजन होगा, तवज्जा दिया जाएगा जनसंख्या को। और 10% जो फंड होगा वो ये देख कर दिया जाएगा कि वहाँ पर SC ST की जनसंख्या है लोगों की कि नहीं। तो 90:10 यानी कि 90 और 10 के अनुपात में ये पैसा आवंटित किया जाएगा। कुल मिलाकर बात यही है। आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और यही बात क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत पे भी लागू होती है। उसमें भी जनसंख्या को देखकर 90% फंड दिया जाएगा, जो भी इनको फंड मिल रहा है उसका 90% फंड जनसंख्या को देखकर दिया जाएगा। और 10% जो फंड का वजन होगा वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो लोग रह रहे हैं उनको देखकर 10% फंड का निर्धारण किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जिसका नाम है हमारी योजना हमारा विकास, इसे उत्तर प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में लागू किया जा रहा है। आपको बताना है कि किस वित्त वर्ष से इसको लागू किया जा रहा है। कल भी आपको ध्यान होगा हमने इस तरह का एक प्रश्न देखा था, तो हिंदी में देख लीजिए। ग्राम पंचायत विकास योजना जिसका नाम है हमारी योजना हमारा विकास, उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में किस वित्त वर्ष से लागू किया जा रहा है, तो ये 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर से लागू किया जा रहा है। अगला सवाल देखिए, अब देखिए जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है, सीधा सीधा सिलेबस में इसके बारे में लिखा गया है। तो जो ग्राम पंचायत विकास योजना, इसके कुल कितने चरण होते हैं, इसके कुल 5 चरण होते हैं। आंसर हो जाएगा सी। अब समझिए कैसे, किसी भी पंचायत का, ग्राम पंचायत है, आपको ग्राम पंचायत की विकास योजना तैयार करनी है, तो आप कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले आप इन्वायरमेंट का क्रिएशन करेंगे, वातावरण का निर्माण करेंगे। वातावरण का निर्माण का मतलब क्या है कि सबसे पहले आप उस गांव को देखेंगे और समझेंगे, अच्छा ये गांव है, मुझे इस गांव का, इस ग्राम पंचायत का विकास करना है। तो उस गांव के ग्राम पंचायत की चीज़ों को देखेंगे, समझ रहे हैं, अभी आप समझ रहे हैं, एक माहौल बना रहे हैं कि हाँ मुझे इस ग्राम पंचायत का विकास करना है। तो ये हो गया प्रथम चरण, पहला स्टेज। फिर आप क्या करेंगे, फिर उसका विश्लेषण शुरू करेंगे। अच्छा कितने लोग हैं, अच्छा यहाँ पर क्या क्या ज़रूरतें हैं, अच्छा मतलब ज़रूरतें पे भी मत जाइए, अभी आप और एनालिसिस ये करिए कि कितने लोग रह रहे हैं, क्या इनकी अवस्था है, हम उनको क्यों उनका विकास करना चाहते हैं। आप एक माइंड मैप बनाएंगे, रोड मैप बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे। तो ये हो गया दूसरा स्टेज। तीसरा, अब उनकी ज़रूरतों को समझेंगे। अच्छा रोड बनाने की ज़रूरत है, अच्छा ये लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि यहाँ पर रोज़गार नहीं है। अच्छा ये लोग जो हैं शहर से अभी दूर हैं, हाईवे से दूर हैं, इनको रोड बना के जोड़ना है। तो ये हो गया उनकी ज़रूरतों को, उनकी समस्याओं को समझना और उसको प्राथमिकता देना कि पहले क्या पूरा करना है। रोड बना दिया तो जल्दी तरक्की करेंगे। उसके बाद रोड बनने के बाद फिर इनके पास, जिसके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं, खेती करने वाले लोग हैं, वो ट्रैक्टर खरीद के, या उनके पास ट्रैक्टर है, रोड बन गया तो वो अपने अनाज को बेच सकते हैं, गांव के भी अनाज को खरीद के बेच सकते हैं। या फिर किसी को न्यूज़ पे, कोई बहुत नॉर्मल है, किसी के पास ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है गांव में,
और ज़्यादा कुछ स्किल नहीं है, दक्षता नहीं है, तो चलो वो न्यूज़पेपर बेच दिया, दुकान लगा लिया। तो वो उनकी ज़रूरतों को आप पहचान रहे हैं, प्राथमिकता के हिसाब से काम करेंगे। ये हो गया तीसरा चरण। अब आप माहौल समझ लिए, माहौल का विश्लेषण कर लिए, दूसरा स्टेज उनकी ज़रूरतें समझ लिए, तो अब क्या करेंगे? अब आप ये देखेंगे कि उस गांव में कितने संसाधन हैं, हमें उनको कितना रुपया देना पड़ेगा। हर गांव का अलग अलग खर्चा बैठता है, तो उस हिसाब से आप संसाधन निर्धारित करेंगे और प्लान बनाएंगे, क्योंकि प्लान बनाने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कितना रुपया किस पे कितना खर्चा करना है। तब जाके आप फिर अधिकारियों के पास जाएंगे, नेताओं के पास जाएंगे, ऊपर आप जाएंगे अधिकारियों के पास और उनसे अप्रूवल लेंगे, प्रशासनिक मंजूरी लेंगे कि सर इतना इतना पैसा खर्चा करना है। डीएम सर के पास जाएंगे, मान लीजिए आप बीडीओ हैं, आपको ग्राम पंचायत विकास योजना तैयारी करना है, वीपीओ हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, तो आप बीडीओ के पास जाएंगे, बीडीओ हैं तो आप डीएम के पास जा रहे हैं, जिला पंचायत अधिकारी के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पांचवा स्टेज होता है ऑब्टेनिंग टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। अब यहाँ सवाल देखिए, किस स्टेज पे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के संसाधनों का निर्धारण किया जाता है और प्लान बनाया जाता है? तो चौथा स्टेज है, क्योंकि पांचवा स्टेज में प्लान बनाने के बाद आप क्या करेंगे? पांचवा स्टेज में आप प्लान बनाने के बाद क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, किस स्टेज पर ग्राम पंचायत विकास योजना के आप टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेंगे? ये आखिरी स्टेज है, पांचवा चरण है, क्योंकि जैसे ही आपको अप्रूवल मिल गया, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई, आपको पैसा आ गया, आप काम कराना शुरू करिए, ठेकेदार लोगों को बुलाइए, कैसे भी करवाइए, काम करवाना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ तक अपना इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक ये कंप्लीट होता है। आप लोग अच्छे से वीडियो को 3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज करते चलिएगा। हम लोगों ने ये सब चीज़ें देख ली हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।